नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गाओ विश्वस्य मातरम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरिणी की जो आखिरी अपडेट मैंने दी थी उसमें मैंने बताया था कि बयाने के 5 महीने बाद ये हीट में आई है और फिर इसका मैंने यूट्रस एक बार साफ़ करवाया है। तो यूट्रस को मैंने 3 बार साफ़ करवाया उसके, और फिर 2 बार सेक्स सीमेन भी दिया 20 दिन के अंतराल पर वो ठहरी नहीं। और उसका जो स्राव होता था योनि मार्ग से वो भी अनियमित होता था, मतलब कभी 7 दिन में ही आ गया, कभी 14 दिन में, कभी 15 दिन में। और हरिणी भी जो है वो साइलेंट हीट में आती है, मतलब हीट के समय आवाज़ नहीं देती। तो मुझे क्या है, समस्या समझ नहीं आ रही थी कि भाई जो सेक्स सीमेन है उसका भी कंसेप्शन रेट काफ़ी कम है, या ये हीट में ठीक से नहीं आ रही है, या इसमें प्रजनन संबंधी कुछ समस्या पहले से है, क्योंकि ये पहली बार भी गाभिन ठीक से नहीं हो पा रही थी। तो बार बार मैंने सेक्स सीमेन डलवाने की मुझे इच्छा नहीं हुई, क्योंकि जबकि मेरे पास 8 डोजेज और पड़े थे। और बायफ का जो नॉर्मल सीमेन था, जो जेब्रा बुल का जो सीमेन है, उसको लाने के लिए मुझे पटना जाना था, पर चूँकि उसकी मदर्स मिल्क का जो ईल्ड है वो काफ़ी कम है, 1450 लीटर का है एक ब्यात का। तो इसलिए उस सीमेन को लगाने की मेरी इच्छा भी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने गौतम का इंतज़ार करने का डिसीजन लिया। पर गौतम के आने के बाद भी 40 दिनों तक हरिणी गाभिन नहीं हुई। इसका भी फुल डिटेल मैंने आपको गौतम वाले वीडियो में दिया है। तो अक्टूबर आते आते ये हाल था कि मैं जो भी कर रहा था उसमें फेल हो जा रहा था। फ्रस्ट्रेशन की मेरी कोई सीमा नहीं थी। नंदी लाने के बाद भी आपकी गाय गाभिन नहीं हो रही। दूध भी उसका काफ़ी कम ही था, 2 लीटर प्रतिदिन का होता था, वो भी कभी वो देती थी, कभी जो है दूहने ही ना दे। अगस्त के बाद से जब बारिश नहीं हुई तो भोजन की कीमतों में भी काफ़ी उछाल आया। ये जो पुआल जो हम लेते थे 1000 रुपये का 1000 अटिया, वह 4000 5000 रुपये पर चला गया। और जो 3 प्राणी यानी कि गौतम, हरिणी और जो हमारी तुष्टि बछिया है, इनका जो कुल खर्च था वो महीने का, वो जो है 30,000 के आसपास जाने लग गया। हमने खेत अप्रैल में ही ले लिया था ताकि उसमें हरा चारा उगा पाएँ, पर उसकी जो बोरिंग है वो फेल हो गई। उसके बाद उसमें जो है, चूँकि कहीं पर भी धान का रोपण नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने अपने जानवर भी खेत में छोड़ दिए। इसलिए हम जो है बारिश होने के बाद भी उसमें हरा चारा नहीं लगा पाए। और इधर जो है हरिणी का शरीर भी ख़राब होता जा रहा था। गाभिन नहीं हो रही है कोई बात नहीं, दूध नहीं दे रही है कोई बात नहीं, पर देखने में हिष्ट पुष्ट तो रहे, पर वो भी नहीं हो रहा था। हमने भोजन भी उसका बढ़ा दिया, 1.5 किलो का रोज़ का बेसन दे रहे थे, उसके बाद भी उसके शरीर में कोई फ़र्क नहीं आया। तो यह सब कुल मिला कर के जब मैं देख रहा था कि मैं अपने गौपालन के प्रकल्प में कहाँ तक आ पाया हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा निराशा हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा। तो यहाँ पर मुझे यह कहने में ज़रा सा भी संकोच नहीं है कि मैं गंगा तीरी संवर्धन के प्रकल्प में के जो पहले चरण में पूर्ण रूप से फेल हो चुका हूँ। तो चूँकि मेरी सैलरी ठीक है, ज़्यादा खर्च भी नहीं है, और मेरा अपना संकल्प है कि जब तक मैं स्वयं कर्जे में ना आ जाऊँ, मैं अपनी खरीदी हुई या मेरे यहाँ जो उत्पन्न हुई गाय हैं उनको मैं कहीं भेजूँगा नहीं, तो मैं बेचूँगा नहीं। पर घर से सैलरी खिला कर के गौ संवर्धन करने को मैं सफलता तो नहीं कह सकता। तो ऐसे समय में जहाँ मेरे घर वाले, दोस्त, यहाँ तक कि चौबे जी ने भी मुझे इस प्रकल्प से ब्रेक लेने के लिए कह दिया, मुकेश जी जो कि हरिणी को रोज़ दूहने के लिए आते थे और मेरे समझ लीजिए मुख्य सलाहकार रहे हैं, उन्होंने ही ढांढस बंधाया और कहा था कि आपकी गाय गाभिन होगी और आपके ही नंदी से होगी। उस समय मतलब ये सुनने में मुझे बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था, पर उसके बाद से मुकेश जी ने जो भी कहा मैंने उसी का पालन किया है। तो 17 अक्टूबर को गौतम को मैंने उनके यहाँ भेज दिया था। 1 महीने के अंदर गौतम ने 3 गायों को गाभिन कर दिया। इसकी पूरी डिटेल मैंने गौतम वाले वीडियो में बताई है। फिर एक दिन मुकेश जी बाबा जी को लेकर के, बाबा जी जिन्होंने गौतम का इलाज किया,
उनको ले करके हरिणी को दिखाने के लिए लाए थे, जहाँ पर हरिणी और गौतम पहले थे मेरे पिताजी के पास। तो वहाँ पर जब बाबा जी आए तो ग्रिल पे ताला लगा था, कोई वहाँ पर था नहीं। फिर भी बाबा जी ने बाहर से ही देख करके ये बता दिया कि इसका जो हरिणी का जो यूट्रस है वह गर्भ के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है, उसकी जो इनर लाइनिंग्स है यूट्रस की वो सूख रही है और इसी कारण से इसका शरीर भी नहीं लग रहा है। तो हमें डाउट भी हुआ कि प्रजनन और पाचन में तो अंतर है, यदि गाभिन नहीं भी हो रही है तो जो भोजन जा रहा है वो तो लगे, 5 किलो का दाना है वो कहाँ जा रहा है। पर इस पर बाबा जी ने कहा कि वो सब मुझे नहीं पता, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। तो 18 नवंबर को मैंने हरिणी को मुकेश जी के पास भेज दिया। बाबा जी स्वयं ही बंगाल के किसी जगह से जाके जड़ी बूटियाँ लाए, और क्या लाया वो तो बताते नहीं है, क्यों नहीं बताते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। तो 8,000 रुपये की जड़ी बूटियाँ वो लेकर के आए और उन्होंने सीधा मतलब कह दिया कि 10 दिन की खुराक है और 10 दिन की खुराक ख़त्म होने के 5 दिन के अंदर हरिणी अच्छे से हीट में आ जाएगी, खुलकर हीट में आ जाएगी और गाभिन हो जाएगी आपके नंदी से। तो रोज़ बाबा जी ही उसे दवा खिलाने आते थे। छठे दिन बाबा जी ने बोला कि हरिणी बिल्कुल तैयार लग रही है, गौतम को एक बार इस पर चढ़ा दो। तो अभी चूँकि दवा चल रहा है, उसका जो है यूट्रस जो है क्षरण भी हो रहा था, तो ऐसे में हो सकता है ये गाभिन ना भी हो, पर अगली बार इसका यूट्रस पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, इसलिए अभी एक बार जो है गर्भधारण कराया जा सकता है। तो उस दिन गौतम ने हरिणी का गर्भधारण किया। फिर दवा ख़त्म हो गई 4 दिन के बाद, और फिर मुकेश जी हरिणी के हीट में आने का इंतज़ार कर रहे थे, पर वो हीट में 1 हफ्ते तक नहीं आई। तो फिर बाबा जी को बुलाया उन्होंने। तो बाबा जी ने देखा, छुआ और जो है ये कह दिया कि ये अब गाभिन हो गई है, इसे अब नंदी इसमें सटाने की अब ज़रूरत नहीं, और अब इसका दूध भी छोड़ दो। तो अब 2 महीने के करीब हो गया है और हरिणी अभी तक हीट में नहीं आई है। और चूँकि बाबा जी ने कह दिया है तो लगभग 99.9% तो हम श्योर हैं कि वो गाभिन हो गई है। और अभी चूँकि ठंड का समय है, इसलिए मैं हाथ डाल करके चेक नहीं करवाना चाहता, और बाबा जी फिर से चेक करेंगे 3 महीना जब पूरा हो जाएगा तो मूत्र के माध्यम से वो किस प्रकार से करते हैं। तो हरिणी के शरीर में भी काफ़ी सुधार आया, वो जो भोजन कर रही है वो उसके शरीर में लग रहा है। जितना वो बलिया में थी हिष्ट पुष्ट उतनी तो नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम हरा चारा उसे उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, पर फिर भी कॉन्सेंट्रेट और भूसा के माध्यम से जितना हो सकता है उतना हम कर रहे हैं। तो अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पटरी पर आ रही हैं, पर फिर भी इसका मुख्य श्रेय मैं सिर्फ मुकेश जी और बाबा जी को दूंगा, इसमें मेरा कोई ख़ास रोल नहीं है। अभी भी खर्च जो है वो 30,000 रुपये प्रति महीने का आ रहा है, जो कि मैं वहन कर रहा हूँ, और थोड़ा भी अभी शुद्ध दूध नसीब नहीं हो रहा। तो यहाँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत महान हूँ, इतना धन देने में मुझे भी कष्ट होता है। कई बार फ्रस्ट्रेशन में जब मैं ड्यूटी से आता था, जब हरिणी पिताजी के पास थी उस वक्त की बात कह रहा हूँ, फिर भोजन देता हूँ, सफाई करता हूँ, और जब दूहने का समय आया तो हरिणी दूहने न दे, लात चला दे। ऐसे में कई बार मैंने हरिणी की पिटाई की है, और मुझे लगता था कि सारी गलती इसी की है, इसी का स्वभाव अच्छा नहीं है, जबकि हरिणी की कोई खास गलती थी नहीं, और ईश्वर मुझे इस पाप के लिए कभी क्षमा ना करे, और गौ को कष्ट पहुंचाने का जो भी दंड है वो मुझे मिलना ही चाहिए। तो मुकेश जी को भी मैंने कई बार उल्टा सीधा कह दिया, मुझे लगता था कि इस चीज़ के लिए वो बोल रहे हैं, बेकार में ही खर्च करा रहे हैं। पर जब थोड़ी बहुत सफलता मिलने लगी, गौतम भी ठीक हो गया, हरिणी भी गाभिन हो गई, तब मैं कुछ शांत हुआ हूँ। तो अपनी फेलियर से मैंने क्या सीखा, जो है पहली चीज़ तो यह है कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं। आप ऑन पेपर वीडियोस देख करके, कहीं से भी ट्रेनिंग ले करके कितना भी प्लानिंग कर लें, जब भी आप कोई नया प्रकल्प शुरू करते हैं जिसमें कि आपको पुराना कोई अनुभव नहीं है, तो कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियाँ आती ही हैं, जो कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं, कभी प्लानिंग नहीं की। तो इसलिए कभी भी नया प्रकल्प छोटे से शुरू करें, जैसे एक ही गाय लाएं,
ताकि फेलियर होने पर भी आप संभाल लें। ऐसा ना हो कि आपको इतना ज़्यादा घाटा लग जाए कि आप बाद में फिर कभी गौपालन करने की सोच भी ना पाएँ। तो मेरे केस में क्या क्या चीज़ें आउट ऑफ द सिलेबस आ गई, क्योंकि मैंने भी काफ़ी प्लानिंग की थी। 2020 से मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे, हर पहलू पे सोचा था। जो है स्वयं से मुझे गोबर उठाने में और गौ की सेवा करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं शरीर से नहीं लग सकता। दूहना सीखने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया, उसके बारे में मैंने बताया था हरिणी के जो पिछले वीडियो थे उसमें। तो आउट ऑफ द सिलेबस मेरे केस में आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर आप करेंगे तो आपके में भी कुछ और चीज़ें आएंगी। पर फिर भी जो लोग फेल हो गए हैं उनका जो सुझाव है वह सुनने से आपको फ़ायदा ही होगा। तो पहला चीज़ था हरिणी का स्वभाव। हरिणी का स्वभाव थोड़ा सा तीखा है, नए लोगों को देख के वो थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है, और ऐसे में जो है दूते समय यदि कोई अचानक से आ गया तो वो उछल कूद करने लगती है। तो ये समस्या तो थी ही, पर ये फिर भी इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितनी कि उस जगह पर हो गई थी। दूसरा है सीमेन की नाकामयाबी। जो सेक्स सीमेन है गंगा तीरी का, वह लगभग फेल है। एक ही बछड़ी उसकी अभी तक समझ में आई है। मऊ जिले में पता चला है हमें कि ये जो बछड़ी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये गजराज की बछड़ी है। बाकी लगभग कई लोगों ने लगाया है, पर लगभग उसी में फेल। तो अब नई ब्रीड पर भी काम करना था, और अनुभव भी ज़्यादा नहीं है, दूर भी ले आया गंगा तीरी के क्षेत्र से। तो सीमेन की नाकामयाबी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जो है तुरंत से ही नंदी को लाना पड़ जाएगा। तीसरी जो मुख्य बात है वो है नज़र गुजर का लगना। अब इस चीज़ के लिए लगभग मतलब मेरी प्लानिंग जीरो थी। ना ही कोई मेरे जैसा जो आजकल के मॉडर्न जो एजुकेटेड युवा हैं वो इस चीज़ पर ध्यान देते हैं ज़्यादा। पर अब मैं भुक्तभोगी हूँ, तो अब क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा है ये तो होता ही है। और भारतीय दर्शन के हिसाब से जो ऊर्जा का जो एकीकरण का जो सिद्धांत है, उसके हिसाब से तो हर ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकती है। आपका जो शरीर है वह भी एक ऊर्जा है। जैसा कि आइंस्टाइन बोलता है कि एक वस्तु यदि प्रकाश की गति से दौड़े तो वो जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। उसी प्रकार से भारत का जो दर्शन है वो कहता है कि आपकी जो बुद्धि है, चेतना है, समय है, कोई भी वस्तु है, ये हर चीज़ एक ही तत्व से बनी है, ब्रह्म तत्व से। तो ये यदि आप कंसंट्रेट करके, ध्यान लगा करके किसी चीज़ की इच्छा करते हैं या किसी चीज़ की बुराई चाहते हैं, तो वो ऊर्जा रूपी जो चेतना है, जो कि आपकी नकारात्मकता चाहता है, वो आप तक लगता है और आपके शरीर पर वो इफ़ेक्ट करता है। तो जो बच्चे होते हैं, जो नादान होते हैं, जैसे कि गाय भी तो की बुद्धि तो बच्चों समान ही होती है, निश्चल होती है, तो उन पर वो इफ़ेक्ट करता ही है। इसलिए आपने ज़्यादा सुना होगा नज़र गुजर बच्चों को ज़्यादा लगता है और जानवरों में ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो मासूम होते हैं। तो ऐसे में जो है कई बार ऐसा हुआ कि मुकेश जी जो है एक मौलवी से पानी एक पढ़वा कर रखते थे। तो शाम में हरिणी ने दूहने नहीं दिया, और सुबह उसने, फिर रात में हमने पानी दिया उसको, सुबह फिर उसने दे दिया दूहने के लिए। तो अब इसे मैं क्या समझूं? वो जगह ओपन थी, वहाँ पर कई सारे लोग आते थे, और वो पब्लिक लैंड थी, इसलिए हम उसे बंद भी नहीं कर सकते थे। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर कामगारों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, खासकर कि कृषि और गौपालन के क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है इस देश में, पर बेरोजगार बैठ जाएंगे लोग, पर इस क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। और यदि कोई किसी कारणवश या अनमने ढंग से जो है आ भी गया गौपालन में आपकी मदद करने, तो वो उन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा जिस चीज़ पर आप ध्यान देना चाहते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बड़ी चीज़ों का, बड़े नुकसान का कारण बनती है। जैसे कि उदाहरण दूं कि दूध दूहने के बाद थनों को धो देना। अब रोज़ का काम है, 2 बार दूहना है, 2 बार थन को धोना है, पानी ला के धो, हल्का गर्म पानी से धो, साफ़ हाथों से धो, उतना नहीं वो करना चाहते। और वैसे में यदि इन्फेक्शन होगा थनों में तो आप दवाई करेंगे, दूध भी कम होगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं। जैसे ठंड के समय में जो है वो पानी हल्का आपको गर्म करके ही देना होगा, नहीं तो पिएंगे ही नहीं। अब पानी नहीं पिएंगे ठीक से तो भोजन शरीर में लगेगा नहीं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि
जो कामगार हैं वो इतना मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखने वाले, वो आपको खुद करना ही पड़ेगा। उसके बाद एआई वर्कर्स की अवेलेबिलिटी, हमें लगता है कि हम जब चाहेंगे एआई वर्कर को बुला लेंगे, पर एआई वर्कर्स का अपना अपना क्षेत्र होता है। दूसरे क्षेत्र में वो आना नहीं चाहते, क्योंकि एक ही क्षेत्र में उनको मिल जाते हैं कई सारे गौपालक जो मिल जाते हैं उनको। दूर कहीं जाएंगे, बाइक लेके दूर जाएंगे, उतने का 100 रुपये का पेट्रोल जलाएंगे और 100 रुपये उन्हें कोई देगा तो आना नहीं चाहते। तो ऐसे में भी मुझे कई बार परेशानी हुई, बोल दिया आ रहे हैं, नहीं आया। छठी पॉइंट जो है वो है कि हम जो वीडियोस देखते हैं, किताबों के माध्यम से जो पढ़ते हैं, उसमें हमें ये बताया जाता है कि गाय को शरीर मेंटेनेंस के लिए 1.5 kg अनाज या कॉन्सेंट्रेट जो भी है अनाज, चोकर खल्ली मिला करके, और जो है बाकी दूध पर 2 लीटर दूध पर 1 किलो अनाज। तो जैसे 3 किलो दूध हरिनी दे रही थी तो हम उसे जो है 3 किलो अनाज दे रहे थे, 1.5 किलो शरीर मेंटेनेंस का, 1.5 किलो दूध का। पर वो काफ़ी नहीं है। यह मुझे मुकेश जी से ही पता चला कि चूँकि हम जो है हरा चारा ठीक से प्रोवाइड नहीं कर पाते, उसके बाद हमारे तरफ का जो सूखा चारा है वो भी बहुत निकृष्ट है। गेहूं का भूसा और जो धान का जो पराली है उसमें कुछ होता नहीं। तो केवल और केवल कॉन्सेंट्रेट ही है, तो आपको ज़्यादा देना होगा। लगभग जितने भी गौपालक हैं, जो सफल गौपालक हैं, वो कम से कम खड़ी गाय है तो भी 4 किलो उसको कॉन्सेंट्रेट देते हैं। तो यहाँ पर भी मैं गलती कर रहा था शुरू में, उसके कारण से भी हो सकता है उसको हिट में आने में समस्या हुई हो। उसके बाद ग्रीन फॉडर मैं नहीं कर पाया उसका इंतज़ाम। अप्रैल में हमने ज़मीन लिया, पर जब जून का समय आया तो बोरिंग उसमें फेल हो गया। उसके बाद 2 महीने बारिश नहीं हुई। जब बारिश हुई उस समय भी हम हरा चारा लगा सकते थे, पर चूँकि हर जगह धान का जो भूसा है उसका रेट जो है इतना अधिक हो गया था कि जो छोटे मोटे गौपालक है उन्होंने अपनी सभी गायों को खुला छोड़ दिया, जाओ चर के आओ और जो करना है करो, हम ना तो दाना देंगे, क्योंकि दाना तो कभी हम देते नहीं, और इस बार हम पुआल का भी इंतज़ाम नहीं कर सकते। तो सभी जगह गाय चर रही थी, तो आप कैसे जो है हरा चारा लगाते। तो वहाँ भी जो है ये भी चीज़ें आउट ऑफ द सिलेबस आ जाती हैं। उसके बाद बारिश नहीं हुई तो धीरे धीरे जो है उपज नहीं हुई धान की, धीरे धीरे सभी अनाजों में की दामों में वृद्धि हुई। और पिछले 1 साल में मैं देख रहा हूँ कि करीब 25 से 50% जो है जो कॉन्सेंट्रेट के दाम है वो भी बढ़ गए। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई, आपके साथ और भी अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।